साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? देखिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम जो है चर्चा करेंगे। टॉपिक जुड़ा हुआ है मिलावट के मामलों से और एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम लोग जो है लाइव कर रहे हैं। देखो बहुत छोटी सी बात है कि जब भी मामले होते हैं मिलावट के, इसका प्रोसेस क्या है ये हमारे संज्ञान में नहीं होता है। किस प्रकार जो है आगे बढ़ना है ये हमें जो है मालूम नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग जो है पैनिक हो जाते हैं। तो हमको ये लगता है कि भाई कौन लड़े, बेटर ये कि वकील साहब जो है बुक कर लेते हैं, उनको फाइल दियाते हैं, वो ही लड़ लेंगे हमारा केस। ऐसा मत करो। देखो जब तक आप अपने केस के प्रति जो है सिंसियर नहीं हो, आप अपने केस का जो है सम्मान नहीं करते हो, कोई भी आपके केस का जो है सम्मान नहीं करेगा। काउंसिल जानता है लॉ, आप जानते हैं फैक्ट। अगर फैक्ट्स या प्रॉपर फीड नहीं कर पाएंगे तो आप सफल कैसे हो पाएंगे? साथियों जो केस में डिस्कस करूंगा ये जजमेंट है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। जजमेंट का डेट है 6 जून 2025। यहाँ प्रोसीडिंग पेश हो गई, तो उसका मतलब किस दर्जे की मेहनत जो है करी थी आरोपियों ने। तो इसलिए एक एक पॉइंट का जो है महत्व है, यहाँ पर क्या दाव पेच रखे गए, क्या क्या पॉइंट से इसको अपन जो है समझेंगे। देखिए मामला जो है शुरू होता है फ्रॉम अक्यूज नंबर 1। उसकी प्रेमाइसिस में एक टीम आती है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी। कंसर्न जो प्रेमाइसिस है उसका इंस्पेक्शन करती है, सैंपल को जो है ड्रॉ करती है, सैंपल जाते हैं एफएसएल में और ये मालूम पड़ता है कि द सैंपल इज नॉट गोइंग टू कन्फर्म टू दिस स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया? तो कुछ बने हुए हैं रेगुलेशंस, उसका जो है उल्लंघन माना गया। उसके बाद जो कंसर्न अक्यूज नंबर 1 है उस पर नोटिस जो है सर्व किया गया विद द कंसर्न रिपोर्ट। देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आपको कंसर्न रिपोर्ट जो है मिलती है तो उस रिपोर्ट को आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करना होगा पेश बिफोर द ऑफिशियल, जिसका स्पेसिफिकेशन है द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो राइट टू अपील का आपका अधिकार है उसको आप जो है खो देंगे। मीन्स अगर रिपोर्ट गलत है, आपको ऐसा विश्वास है, तो आप जा सकते हैं अपील में, पर इसके लिए आवेदन जो है पेश करना होगा। अगर आवेदन पेश नहीं करेंगे तो वहाँ पर अपने को जो है नुकसान खाना पड़ेगा। जब इनके द्वारा जो है अपील नहीं की गई तो इनको वापस से जो है नोटिस आता है। बहुत इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट है, जिसमें इनसे ये कहा जाता है कि आप बताइए कि आपने आर्टिकल जो है कहाँ से जो है प्राप्त किया। तो ये क्या करते हैं अक्यूज नंबर 1 कि एक बिल या एक इनवॉइस जो है पेश करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं कि मैंने ये मान लिया है अक्यूज नंबर 2 से, और इनके स्टेटमेंट के बेसिस पे नोटिस आता है अक्यूज नंबर 2 एंड फाइनली इट गोज टू अक्यूज नंबर 3 एज पर एडमिशन ऑफ अक्यूज नंबर 2 कि हमने माल जो है अक्यूज नंबर 3 से लिया। पर अक्यूज नंबर 3 ने भी कोई अपील जो है प्रेफर नहीं करी टू द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, और फाइनली फाइल जो है पुटअप हुई फॉर सैंक्शन ऑर्डर, और सैंक्शन जो है अकॉर्ड हुआ, और फाइनली जो है कंप्लेंट पेश हुआ और कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान लिया, जिस कारण कंप्लेंट को और जो कंसर्न प्रसंज्ञान है इसको जो है चैलेंज किया गया। सबसे पहला तर्क ये था कंसर्न आरोपी का कि प्रोसिक्यूशन जो है बियॉन्ड लिमिटेशन है। इनका कहना यह था कि सेक्शन 77 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर, जो ये कहता है कि अगर फाइल जो है पुटअप हुई है तो अकॉर्ड सैंक्शन, तो ये अकॉर्ड करनी है 1 साल के पीरियड में। अगर टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रीजन जो है लिखने होंगे। अगर ये कंप्लाइंसेस नहीं हुई है तो उसका फायदा किसको मिल जाएगा? आरोपी को। पर साथियों प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? जब सैंपल ड्रॉ हुआ वहाँ से टाइम काउंट करेंगे या जिस दिन जो है रिपोर्ट आई है एनालिस्ट की तब से जो है टाइम काउंट करेंगे? तो कोर्ट ने कहा कि जिस दिन रिपोर्ट आई है एनालिस्ट की तब से जो है काउंट करेंगे टाइम को, क्योंकि जब सैंपल ड्रॉ होता है तो ये नहीं माना जा सकता कि सैंपल जो है मिलावटी था। तो इसलिए जब अजम्पशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द रिपोर्ट तो उसी पॉइंट से जो है लिमिटेशन को काउंट किया जाएगा। तो ये कोर्ट का महत्वपूर्ण था ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन। तो कुल मिलाकर के जब भी इस पॉइंट को आप चैलेंज करें तो ये ऑब्जर्व करें कि जो देरी हुई है वो किस पॉइंट पर है। अगर सैम्पलिंग से आप काउंट करेंगे तो फायदा आपको नहीं मिलने वाला, पर अगर आप काउंट कर रहे हैं फ्रॉम द रिपोर्ट मीन्स द रिपोर्ट ऑफ एनालिस्ट, तो वहाँ पर अपने को जो है फायदा मिल जाएगा। अगर एनालिस्ट की रिपोर्ट से 1 साल के भीतर सैंक्शन अकॉर्ड नहीं हुई है और कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है तो ये सेक्शन 77 फूड सेफ्टी एक्ट का जो है उल्लंघन है, जिसका फायदा मिलता है आरोपी को। हालांकि इस केस में जो आरोपी का व्यू था वो ये था कि लिमिटेशन जो है काउंट किया जाए फ्रॉम डेट ऑफ सैम्पलिंग। इस पॉइंट को जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये पॉइंट क्या है, इसका क्या महत्व है, ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सेक्शन 42 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी एक्ट का। इसकी कंप्लाइंसेस जो है अज्ञापक हैं, अगर कंप्लाइंसेस नहीं करता है प्रोसिक्यूशन तो उसका फायदा मिल जाएगा आरोपी को। तो कानून क्या बोलता है कि सबसे पहले जो फूड एनालिस्ट है ये अपनी रिपोर्ट को करेगा फॉरवर्ड टू द ऑफिशियल मीन्स द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, और ये काम हो जाना चाहिए 14 डेज के भीतर। और उसके बाद जो ये कंसर्न ऑफिशियल है मीन्स द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ये कन्वे करेगा रिपोर्ट को टू द कमिश्नर विद इन 14 डेज, ताकि फर्दर प्रोसिक्यूशन के लिए जो है कार्रवाई हो सके। पर यहाँ पर इसका कंप्लाइंसेस नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजंस जो है मैंडेटरी है, कंप्लाइंसेस नहीं हुआ है तो प्रोसिक्यूशन जो है बैड इन लॉ है। इसलिए आप अपने केस में चेक कीजिएगा कि धारा 42 फूड सेफ्टी एक्ट का कंप्लाई विद हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम जो है फायदा ले सकते हैं।
यहाँ पर डेज़ का जो है काफ़ी महत्व है। अगर 14 डेज़ के भीतर-भीतर रिपोर्ट जो है कन्वे नहीं हुई है टू द कंसर्न अथॉरिटी, तो कंसर्न जो प्रोटोकॉल है उसका होता है उल्लंघन और ऐसी स्थिति में इसका फ़ायदा मिलता है आरोपी को। तो मैं पुनः रिपीट करता हूँ, धारा 42 के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविज़न्स जो है बहुत स्पष्ट है। जो कंसर्न फूड एनालिस्ट है, ये करेगा अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड टू द कंसर्न डेजिग्नेटेड ऑफिशियल विदिन 14 डेज़ और जो कंसर्न डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है, ये करेगा अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड टू द कंसर्न कमिश्नर विदिन 14 डेज़। अगर ये कंप्लायंसेस नहीं होते, उल्लंघन होता है, तो इसका फ़ायदा मिल जाएगा आरोपी को। और इसके अलावा कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया कि जहाँ पर कंसर्न जो मैन्युफैक्चरर है या अपराधी जो है वो कंपनी है, कंपनी को जो है पक्षकार नहीं बनाया गया या कंपनी के बिहाफ पे जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, इंचार्ज या टू कॉन्डक्ट द बिजनेस, उनको भी जो है पक्षकार बनाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये धारा 66 फूड सेफ्टी कानून का उल्लंघन होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन जो है बैड इन लॉ होगा। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने कहा कि जो धारा 42 फूड सेफ्टी कानून का जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वैलिड है और इसके अलावा कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया, ये पॉइंट भी जो है वैलिड है और अल्टीमेटली इसका फायदा मिला आरोपी को और कोर्ट ने प्रोसीडिंग को जो है क्वेश कर दिया। इसलिए जब भी आप मामले को लड़ रहे हैं तो लड़ने की बजाय ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कमियां क्या है। कमियां जो है दिखाई देती हैं आपको, तो आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको एलर्टन कर रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से भी कि जब भी केस आए पैनिक होने के बजाय आप सबसे पहले देखें कि रिपोर्ट हमारे खिलाफ क्या आई है और जो बेसिस है अनसेफ का, क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो रेगुलेशंस हैं उसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया या नहीं। अगर केवल मियर रिपोर्ट है विदाउट स्पेसिफिकेशन, तो वहाँ पर जो है फ़ायदा ले सकते हैं। कंपनी को जो है पार्टी नहीं बनाया गया, वहाँ जो है फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ लिमिटेशन है तो वहाँ पर अपन फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिंदु बहुत सारे हैं, ये डिपेंड करता है कि केस पे कि क्या बिंदु जो है अप्लाई होगा और कैसे बेनिफिट जो है अपन ले सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।